आपको एक विज्ञापन की टैगलाइन याद कराते हैं। कहा गया कि अपनी अकल लगाओ, दिखावे पर न जाओ। इसी आधार पर जनता नेताओं से कहती है कि असली मुद्दों पर आओ, धर्म भाषा के नाम पर मत उलझाओ। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव से ठीक पहले कल 19 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पहली बार एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। उससे पहले मराठी बनाम हिंदी के मुद्दे पर माहौल बनाया गया है। इसी माहौल में फिर बीजेपी नेता और मंत्री नीतेश राणे ने हिंदू मुस्लिम कार्ड चल दिया। असली मुद्दा जनता का गोल हो गया। वीडियो नंबर 1, मुंबई के घाट कोपर में बैंक में बोर्ड लग जाता है कि हिंदी भाषा में आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तो धमकी देते हुए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तुरंत उस बोर्ड को उतार दिया, चेतावनी दी कि मराठी में ही बातचीत करो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मराठी बोर्ड लागला पाहिजे। बोर्ड लावू नका, मराठी सगळ्यांनी मराठीत व्यवहारात भाषा वापरा आम्ही सांगितलं। फिर महाराष्ट्र में बैंक में ही मैनेजर को मराठी न बोलने पर पीटा गया। तीसरा वीडियो, गुजराती दुकानदार ने मराठी बोलने से मना किया तो उसे थप्पड़ मारा गया। चौथा वीडियो, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम धमकी देते हैं, मराठी नहीं बोलने वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे, ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वीडियो नंबर 5, उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे अपनी अदालत लगाते हैं। मराठी कार्यकर्ताओं से उत्तर भारतीयों के विवाद में माफी मंगवाते हैं। तो आइंदा से मैंने ऐसी गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अपने सामने उत्तर भारत के 2 लोगों को पिटवाते हैं। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसी गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। वीडियो नंबर 6, राज ठाकरे की पार्टी के नेता संदीप देशपांडे मराठी न बोलने पर मारने की धमकी देते हैं। That if you provoke us, you will get us. वीडियो नंबर 7, मराठी बनाम हिंदी की सियासत में महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे धर्म ले आते हैं। कहते हैं कि गरीब हिंदू को पीटने की जगह मुस्लिमों से मराठी बुलवाकर राज और उद्धव ठाकरे दिखवाएं। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? इतनी हिम्मत, जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? मराठी, हिंदी, हिंदू और अब मुसलमान के नाम पर जब अपनी अपनी वोट की गोटी मुंबई से सेट करने में हर पार्टी के नेता जुटे हैं, तब इस सियासत को तमाचा मारती तस्वीर मुंबई से 118 किलोमीटर दूर पालघर में नजर आती है, जहां बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करके जाना पड़ता है। तो इस वक्त ये 2 तस्वीर देखकर आज आप महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर सियासत करने वालों को खबरदार करिए और पूछिए कि मराठी की आड़ देकर झगड़ा करने वाले क्यों नहीं महाराष्ट्र के इन बच्चों का मुद्दा उठाते हैं। शुद्ध मराठी में बोलते बच्चे की आवाज क्या मराठी बनाम हिंदी करने वालों के कान तक पहुंची है? मराठी के नाम पर थप्पड़ मारने वाले हाथ क्या इन मराठी बच्चों के लिए कभी मदद को आगे आएंगे? जहां पालघर में विक्रमगढ़ तहसील के महसे गांव के बच्चों को यूं ट्यूब के सहारे नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं और नदी पार जो स्कूल है वहां जाना है तो बरसात में लबालब भरी नदी पर ट्यूब का ही सहारा है। लेकिन यहाँ एक वो नेता नहीं पटकता जो मराठी और हिंदी के नाम पर थप्पड़ चलाता है मुंबई में। इस भाषा विवाद में आज पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आकर बोले। कहा कि मराठी का सम्मान है, लेकिन किसी को गुंडागर्दी नहीं करने दिया जाएगा। इतना बोलकर यह भी कहा कि कानून कार्रवाई कर रहा है। लेकिन खबरदार करता सवाल है कि हकीकत में क्या वाकई कानून काम कर रहा है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हकीकत यह है कि गुजराती दुकानदार को मारने वाले एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लेकर तुरंत छोड़ दिए गए।
अगर कड़ी कार्रवाई ही की गई होती तो पुलिस को उन गुंडे कार्यकर्ताओं को पकड़ने में 3 दिन का समय नहीं लगता, न हल्की धाराओं में केस दर्ज होता। कड़ी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन धमकी देने वाले गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर कोई किसी तरह की बात नहीं होती। कड़ी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन उत्तर भारतीय को पिटवाने वाले उद्धव के पूर्व सांसद राजन विचारे पर कहीं कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या सारी कार्रवाई की बात सिर्फ जुबानी है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से धर्मांतरण पर आज बड़ी खबर से आपको खबरदार करना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण के बाद घर वापसी करने वालों ने एक बड़ा खुलासा किया है। दावा किया है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नाम का शख्स धर्मांतरण कराता है। पता चला है कि इस व्यक्ति की तलाश यूपी एटीएस तक को है और एसटीएफ की जांच बताती है कि ये व्यक्ति विदेश से फंडिंग करके धर्मांतरण कराता है। जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, दलित हर वर्ग की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए रेट फिक्स किया जाता है। छांगुर बाबा, छांगुर पीर बाबा, छांगुर पीर बाबा। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा जमालुद्दीन और छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण के लिए लड़कियों के रेट फिक्स करता था। ब्राह्मण, ठाकुर और सरदार लड़कियों का रेट 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों का रेट 10 से 12 लाख रुपए बाबा ने तय कर दिया था। यानी जो भी इन लड़कियों को फंसाकर इस्लाम कबूल करवाता उनको यह रकम मिलती। उन्होंने सिंदूर डाल दिया था, मंगलसूत्र बांधा, और वहाँ पे उनका मुरीद आया था छांगुर बाबा का, अदीदलम शहर से, बदर अख्तर सिंध की। वो आए थे 3 दिन बाद। उन्होंने हमें बोला कि आप इस धर्म में आ जाओ, और हमने कई लड़कियों के करोड़पति अरबपतियों से निकाह करवाए हैं, तेरे लिए भी अच्छा सेक्स देखेंगे। मैंने मना कर दिया तो हमारी अश्लील वीडियो बना ली गई वहाँ पे, जिसके ऊपर हमें ब्लैकमेल करते रहे। उसके उपरांत 3 महीने बाद हमें कर्नाटका वापस भेज दिया गया। छांगुर बाबा पर एसटीएफ ने जांच की और बीते नवंबर 2024 में एफआईआर तक दर्ज की, जिसमें छांगुर बाबा और उसके बेटे समेत 10 लोग नामजद किए गए। एटीएस ने छांगुर बाबा के बेटे और उसके करीबी नवीन रोहरा और जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा, लेकिन छांगुर बाबा और उसके 7 अन्य करीबी अभी भी फरार हैं। 2019 में लखनऊ में बाबा आए थे। जब हम उनसे मिलने गए, बाबा ने मुझे एक तावीज़ दी और दुआ भी पड़ी, 2000 रुपये भी दिए। उसके बाद हम अपने घर आ गए। 2024 में मेरे घर रुद्र आया फिर से। उसने कहा कानपुर में बाबा आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे आपसे निकाह किया था? हाँ, निकाह करके क्या नाम दिया था? है ना, फतेहपुर मस्जिद में निकाह कराया था। जैनब नाम रखा था। छांगुर पीर बाबा वीडियो कॉल पे थे जब। कि छांगुर बाबा को विदेश से फंडिंग हो रही है और इस विदेश से फंडिंग होने से छांगुर बाबा ने करोड़ों की संपत्ति न सिर्फ बलरामपुर बल्कि पुणे में तक बनाई है। और अब इस संपत्ति की जांच के साथ साथ उन बैंक अकाउंट्स को भी यूपी एटीएस खंगाल रही है, जिससे अवैध धर्मांतरण की विदेश फंडिंग हो रही थी। अब खबर चुनावी राज्य बिहार से, जहां चुनाव आयोग मतदाता सूची की समीक्षा कर रहा है, लेकिन सियासी अग्नि परीक्षा का मुद्दा ये बन चुका है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस आधार कार्ड को सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देश में प्रसारित किया गया है, उसे ही क्यों चुनाव आयोग ने वोटर समीक्षा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर मानने की लिस्ट में नहीं रखा।
जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर? বাবা মায়ের বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে হবে, এটা কি হচ্ছে? आप उन बूथों पर वोट निकालिए जो स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिला होगा। बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के। क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हुई। बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको आप हटा रहे हैं उनको अपील का या उनको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। पूरे बिहार नई वोटर्स लिस्ट बन जाए। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। चुनावी राज्य बिहार में हलचल मची है। कोई कागज खोज रहा है, कोई पूछ रहा है कागज लाएं कहां से। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेता पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए, क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की ऐसी समीक्षा कर रहा है जिसमें चुनावी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले क्यों का जवाब समझ लीजिए। ये फॉर्म सी है जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ में ताज़ा फोटो। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम और एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो अपनी माता या पिता के जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आवेदक को अपने जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने हैं। अब बिहार में ये प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा होने लगा। चुनाव आयोग पर जानबूझकर वोटर को सत्ता के इशारे पर हटाने की कोशिश का आरोप तक लगने लगा। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSP की 1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बना फैमिली रजिस्टर या सरकार से मिली जमीन या घर का प्रमाण पत्र शामिल है। इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र देकर वो वोटर जो 2003 के बाद से वोट दे रहे हैं या फिर अभी नए जुड़ रहे हैं अपना वोटिंग का अधिकार सुरक्षित करा सकते हैं। लेकिन बेगूसराय में तमाम मतदाता चिंतित हैं। कहते हैं कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान ही नहीं रहे तो बाकी कागज कहां से लाएं? मेरा तो समस्या ये है, जो मेरे जो अभी BLO ने भेजा थी जांच किया है उसमें तो मेरा कोई प्रूफ ही नहीं है। ये तो अभी जो जारी हुआ है सरकार द्वारा तो इसमें तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, डॉक्यूमेंट कोई सा है ही नहीं, तो फिर मेरा कैसे होगा? ऐसा कागज मांगे, आधार कार्ड का वैल्यू दिए ने, फिर राशन कार्ड का वैल्यू दिए ने, पहचान पत्र का वैल्यू दिए और नया नया कहते हैं बनाने के लिए। वो अभी समझती नहीं है कि बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, काम होगा और कैसे वोट गिराएगा। इसी तरह राघोपुर के मजदूर दसई पासवान जैसे वोटर हैरान हैं। काम के लिए ऐसे वोटर के पास ज्यादातर वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड ही रहता है। ये लोग बाकी कागज ना होने का दावा करते हैं। अब स्कूल का सर्टिफिकेट तो ये होना चाहिए। अब है कि कॉलेज में जमा किए सब खत्म हो गया तो इससे तो नया ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ का कुछ नहीं और राशन कार्ड है। पेपर तो मेरे पास नहीं होगा ना, खाली आधार कार्ड होगा और वोटर कार्ड है और कुछ भी नहीं है। नालंदा में तो मुख्यमंत्री का ही घर है, जहां लोग कह रहे हैं कि खेती के समय अभी खेती संभालें या कागज संभालें। हाँ, 2003 में बनवेलिया ना वोटर लिस्ट। अच्छा, ना और कुछ दूसरा सर्टिफिकेट जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड का और वोटर लिस्ट में नाम है, पहचान पत्र का तो है ही नहीं है कुछ, बाकी वही इसी पर आधार कार्ड पर हम सब कुछ उठा रहे हैं, बाकी कोई प्रमाण पत्र नहीं।
सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता न देने पर उठ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष की मांग सुनिए। तो आप बताइए कि भाई हम उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा। अब सवाल है कि आधार कार्ड जिसे वोटर आई कार्ड तक को जोड़ने की बात होती है, वही आधार कार्ड पहचान के तौर पर क्या नहीं माना जाएगा? तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से मतदाता अपने अधिकार से छूट जाएं। आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं। कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं। और तब खबरदार करता सवाल आता है कि राजस्थान में एक तरफ सरकार बम्पर भर्ती देने की घोषणा बार बार कर रही है, दूसरी तरफ सरकारी भर्तियों में चयनित होकर भी हजारों छात्र सालों से बस भटक रहे हैं। आज तक के जरिए अपनी परेशानी आज देश के सामने रखकर भजनलाल सरकार के कान तक की आवाज पहुंचाने वाले वो युवा हैं जो कहने के लिए तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, लेकिन हकीकत में इनके पास नौकरी नहीं, बेरोजगार हैं। 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियुक्ति पत्र मिला, 3 साल बाद पोस्टिंग नहीं मिल पाई। राजस्थान में मिलावटी सामान जांचने वाले अधिकारी के 400 पद खाली हैं, फिर भी 298 खाद्य अधिकारी को पोस्टिंग तक नहीं मिल रही, क्योंकि दूसरे विभाग से डेपुटेशन पर आए अधिकारियों ने यहां खेल कर दिया। अपनी डेपुटेशन बचाने को मामला कोर्ट में फंसाया। अब नियुक्ति पत्र पाए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो भर्ती अटकी है ना, ये किसी स्टूडेंट ने नहीं अटकाई। जनरली क्या होता है, कोई स्टूडेंट कोर्ट जाता है कि मेरा वो एक नंबर सही था, वो क्वेश्चन सही था, आरपीएससी ने गलत मान लिया, इस तरीके से भर्ती अटकती है। ये भर्ती अटकाई है डिपार्टमेंट के खुद के डेपुटेशन पे लगे हुए, जो प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए जो कर्मचारी थे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी ये सोच करके कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का समय लगेगा, महीने भर आराम करते हैं और महीने भर बाद नौकरी मिल जाएगी, हम जनता की सेवा करेंगे। हम तो वो नौकरी भी छोड़ करके बैठे हैं, आज 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये एक विभाग का हाल नहीं, राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन रहे होंगे आप सोचिए जरा। राज्य में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 405 पद में से 377 पद खाली पड़े हैं, मगर नवंबर 2021 से 197 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर चयन होने के बाद भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मचारी आयोग ने परीक्षा से पहले योग्यता के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा था। सरकार ने बीटेक डिग्री के भी निर्देश जारी कर दिए, मामला कोर्ट में फंस गया। अब कई महीने से सरकारी वकील ही कोर्ट में नहीं पहुंचे। लगभग 405 पोस्ट हैं, उनमें से 377 पोस्टें भी वैकेंट है डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की, एसआई की। तो इस स्थिति में भी ना तो डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस भर्ती को शीघ्र पूरी कराया जाए। मेहनत से अभी सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद में इंतज़ार रहा है कि डीवी हो गया, डीवी होने के बाद में इंतज़ार करते करते 4 साल निकल चुके हैं। जानवरों की देखभाल से जुड़ी भर्ती तक का हाल राजस्थान में बुरा है, जहां मार्च 2023 में 6,433 पदों पर छात्रों का चयन हुआ। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भर्ती कोर्ट में अटक गई। इससे पहले 2022 की पशुधन सहायक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। हालत ये कि जोधपुर के जगमाल और नागौर के जोधराम को लोग ताना मारने लगे कि कहीं फर्जी नौकरी तो नहीं लगी थी। अगस्त 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने शेष रहे 22 पोस्ट, जो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की 22 पोस्टें शेष बची थी, उन पर वापस रिजल्ट निकाला। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ वापस सिलेक्शन हो गया था और
10 दिन रिजल्ट के 10 दिन बाद में अपने डबल बैच में 38 कैंडिडेट का जो मैटर चल रहा था उसके अंदर हमारे वापस इन 22 पोस्ट पे सिलेक्शन के बावजूद इस पे ज्वाइनिंग पे स्टे आ रखी है सर। अभी पिछले 8 महीने से स्टे चल रही है और ज्वाइनिंग वापस नहीं मिली है सर। राजस्थान में सबसे बड़ा विवाद सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को लेकर है। एक पक्ष पेपर लीक के नाम पर भर्ती रद्द कराने के लिए धरना देता है, दूसरा पक्ष नियुक्ति पाने के लिए धरना दे रहा है और कोर्ट में लड़ रहा है। 850 पद के लिए 12 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे। अब तक 55 फर्जी थानेदार गिरफ्तार हो चुके। इस लड़ाई में न तो सरकार को थानेदार मिल रहा और न ही कोई नई भर्ती निकल रही। अब राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 जुलाई को है। इस दौरान भर्ती रद्द कराने को लेकर 2 महीने से धरने पर बैठे नागौर के सांसद के बिल नहीं भरने पर घर की बिजली काट दी गई और अब सरकारी मकान भी खाली करने के आदेश आ गए। अब जो यू टर्न लिया सरकार ने उसका कारण आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के उसको क्रेडिट नहीं मिले। जवाहर बेडम, के विश्नोई, जोगाराम पटेल जैसी पोती नकल करते पकड़ी गई, गौरव श्रीवास्तव, 4 लोगों ने ये कहा साहब अगर आपने भर्ती रद्द के लिए लिख दिया तो हम तो बस खत्म ही हो जाएंगे, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मजबूरी में भजन लाल जी ने ये यू टर्न लेके और ये जवाब दिया और इससे लाखों नौजवानों को जो भावनाएं वो आ तो ही। और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं, चोर चोर मोचरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, दिल्ली कूच की हम तैयारी कर रहे हैं। भर्तियां बहुत पहले से ही उनको पूरा कर देना चाहिए था। कांग्रेस सरकार में उन्होंने इसकी चिंता की नहीं। हमारी सरकार जब से आई है भजन लाल जी ने तुरंत छानबीन करवाई कि कहाँ किस प्रकार की पोस्ट वैकेंट अभी तक पड़ी है, उनको निकाल करके टाइम बाउंड कैलेंडर जारी किया। इसके लिए तो मैं हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कैलेंडर जारी कर दिया कि कब कब कौन सी परीक्षाएं होगी और जो भी आवेदक हैं उनको अवसर मिलेगा। इसी तरह से सूचना सहायक भर्ती 2023 के 3415 छात्रों का चयन हुआ। मामला कोर्ट में अटका, नौकरी नहीं मिली। वीडियो भर्ती 2021 के लिए 713 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ, नौकरी नहीं मिली। अध्यापक भर्ती 2021 के 1260 पद, फायरमैन भर्ती 2021 में 120 पद, एलडीसी 2023 के 625 पद और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 213 पदों की भर्ती अटकी हुई है। सालों की मेहनत के बाद परीक्षा दे, परीक्षा के बाद रिजल्ट के लिए संघर्ष करे, रिजल्ट निकल जाए तो भर्ती एजेंसियों की गड़बड़ी की वजह से मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट का चक्कर लगाए, वकीलों की फीस की व्यवस्था करे, सरकारों के चक्कर लगाए कि सरकारी वकील को कोर्ट में खड़ा करे और फिर भी रिजल्ट ना निकले तो समझ में नहीं आता कि बेरोजगार जाए कहाँ। पिछले 1 दशक से राजस्थान के हजारों बेरोजगार ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिली है नहीं मिली है। नियुक्ति पत्र लेकर बेरोजगारों की तरह सड़कों पर भटक रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। क्या सरकार और सरकारी विभाग जनता के लिए ऐसे पुल बनवाते हैं जहां सुविधा कम और खतरा ज्यादा रहे? सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज पर आज तक के खबरदार करने के बाद जागी सरकार को अब दूसरे खतरनाक पुल पर अपनी नींद तोड़नी होगी, जहां दावा है कि चुनाव से पहले उद्घाटन के चक्कर में ऐसा ओवर ब्रिज खड़ा कर दिया गया जिस पर रह रहकर जनता की जान खतरे में आती रहती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ऊपर से ऐसे ही वीडियो दिखाकर सरकारें कहती हैं देखिए देखिए क्या गजब का विकास किया है। जनता भी कहती है वाह सरकार वाह। चमचमाती सड़क, ऊंचे ऊंचे पुल, बड़े बड़े फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज। लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे की तरफ आता है, यही चमचमाते विकास की तस्वीर में छिपा जानलेवा अंधेरा बेपर्दा होने लगता है। चलती हुई गाड़ी अचानक भोपाल के सुभाष नगर ओवरब्रिज पर पलट जाती है, पलट के दूसरी तरफ गिर जाती है। चीख पुकार मचती है। आपके मन में सवाल होगा क्या हुआ जो पूरी कार अचानक फ्लाईओवर पर पलट गई, जहां पलटी हुई गाड़ी से किसी तरह लोगों को बचाकर निकाला गया। इस हादसे के कुछ ही देर बाद अचानक भोपाल में सुबह फिर एक स्कूल वैन आकर इसी ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकरा जाती है। तो सवाल उठता है क्या भोपाल में जानलेवा ओवरब्रिज खड़े किए गए हैं? क्या भोपाल में जनता की जान को खतरे में डाला जा रहा है? क्या नेताओं ने अपने फायदे के चक्कर में
जनता को जोखिम में डाला है, क्योंकि 6 साल में जो ओवरब्रिज बना, जिसमें आम आदमी का 40 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 2 साल से सर्पाकार यानी सांप जैसे मोड़ वाला वो ब्रिज खतरे की घंटी बजा रहा है। जहां ब्रिज पर ऐसे स्पॉट दावा है कि छोड़ दिए गए जो हादसे को न्योता देते हैं। इस वक्त हम सुभाष फाटक ओवरब्रिज पे मौजूद हैं। ये भी रेलवे का ही एक आरओबी है, रेलवे ओवरब्रिज है, जिसपे अगर आप देखें तो ये जो रोड के बीचों बीच ये जो डिवाइडर बना हुआ है, जो टूटा हुआ आप ये डिवाइडर देख रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि इस पे गाड़ी सीधे आके बीते 2 दिनों से अलग अलग गाड़ियों ने टक्कर मारी है। और इसकी वजह से अगर आप देखें कि यहाँ पे उनके जो सामान है, गाड़ियों के टूटे हुए पुर्जे जो हैं, वो अभी भी सड़क पे बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे एक मोड़ है, इससे पहले जो पुल वायरल हुआ था 90 डिग्री एंगल वाला, वो भी अपने मोड़ की वजह से सुर्खियों में आया था। और ये भी अगर आप देखें तो गाड़ियां जब तेज रफ्तार से सामने प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे की तरफ से आती हैं और इन्हें यहाँ मैदा मिल की ओर जाना होता है, तो मुड़ने के तुरंत बाद ही थोड़ी आगे चल के ये डिवाइडर आ जाता है, जो कि आकार में छोटा है। अचानक से जब गाड़ियां मुड़ती हैं और इस तरफ आती हैं तो उन्हें डिवाइडर दिखता नहीं है। हालांकि इस पुल को बने हुए समय हो चुका है, लेकिन इस पुल का जो डिजाइन है वो भी इस मोड़ के बाद जो डिवाइडर आता है उसे लेकर के अब सुर्खियों में आ गया है। जिस पुल पर दावा है 4 टन खतरनाक है, वहां क्या ऐसे पुल की खतरनाक इंजीनियरिंग पर पहले ध्यान नहीं गया? एक्चुअल में ये जो सर्पाकार आकार का पुल होता है, ये कायदे से तो बनना ही नहीं चाहिए, मैं सही बताऊं तो। लेकिन ये कई बार जगह की हाइड्रोग्राफी के कारण बनाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सुपरविजन की आवश्यकता होती है और बहुत प्रॉपर डिजाइन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि ये प्रॉपर डिजाइन नहीं हुआ या इसकी प्रॉपर वर्कमैनशिप नहीं हुई या गलत जगह पे डिवाइडर लग गए, तो इससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। भोपाल में जगह की कमी की वजह से ही पहले 90 डिग्री वाला पुल तैयार कर दिया गया, जिस पर सरकार ने बाद में अपनी कमी मानी, सुधार की बात कही। वैसे ही सांप के आकार वाले पुल पर भी जगह की कमी का दावा होता है, मौका विपक्ष को घेरने का मिल जाता है। अब जरा दुनिया का कोई इंजीनियर जाके पूछे कि 120 डिग्री का ब्रिज होता क्या है, और जितने भी ब्रिज बने हैं वो लोगों के मकान बचाने के लिए, लोगों के प्लाट बचाने के लिए, उनसे पैसे लेकर डेलिबरेटली ये डिजाइनें बिगाड़ी गई हैं ताकि अपने चहेते लोगों को बचा के इन पुलों का निर्माण किया जाए। तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग अब जांच कराएगा, देखेगा कि ये सांप के आकार वाले पुल का मुजस्समा नियम मुताबिक है या फिर जनता की जान भगवान भरोसे छोड़ी गई है? रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब वो खबर जो वाकई में बहुत चिंताजनक है, जिससे हर भारतीय को खबरदार रहना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने आज बड़ी बात बताई। उप सेना प्रमुख ने बताया कि उस वक्त भारत एक नहीं बल्कि 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। पाकिस्तान को चीन हथियार और लाइव डेटा दे रहा था, तो तुर्की ने उसे ड्रोन दिए। इस तरह जो बात अभी तक ढकी छिपी थी, केवल चर्चाओं में थी, वो अब खुलेआम कही जा रही है। स्वदेशी ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का गुरुवार को ऐलान किया, जिसके तहत बख्तरबंद रिकवरी वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नौसैनिक माइंस, प्रचंड हेलीकॉप्टर और QRSAM सिस्टम से सेना जल्द से जल्द लैस होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार लगातार सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सरकार की इस तेजी की वजह भी सामने आ गई है। देश के उप सेना प्रमुख ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भले ही बॉर्डर एक था, लेकिन एक साथ 3 दुश्मन लड़ रहे थे। Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ड्रोन और उसे चलाने में मदद की बात सामने आई थी। चीन के हथियारों से तो पाकिस्तान पहले से ही लैस था। इस बात का खुलासा लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा रहा था, लेकिन सेना की तरफ से पहली बार खुलकर बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रही थी। चीन पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट के जरिए मदद पहुंचा रहा था। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that
we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. चीन के अलावा तुर्की की तरफ से भी पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया गया। तुर्की के ड्रोन से ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की 3 नई रेजिमेंट्स को मंजूरी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की सफलता के बाद इस मिसाइल सिस्टम को भारत की सेनाओं के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान सीमा पर भारत की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए उनकी तैनाती की जाएगी, क्योंकि अगले संघर्ष में हमलों का विस्तार हो सकता है। I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look at innovative solutions. इसी चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के मकसद से करीब 1950 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसका मकसद देश में ही नागरिक और सैन्य ड्रोन का निर्माण बढ़ाना है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरण और हार्डवेयर में किसी तरह के चीनी सामान का इस्तेमाल न करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, नियम बनाए हैं। चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी, तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे, लेकिन सीज फायर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों का लोहा मनवा दिया, लेकिन भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अमेरिका जैसे देशों से भी हथियार खरीद रहा है। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना को घातक अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे जो टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी एलओसी पर सेना की ताकत बढ़ाएंगे। इन हेलीकॉप्टर को तेजी से हमला करने और जमीनी इकाइयों को सीधी हवाई सहायता देने के लिए तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत लगातार खुद को चीन और पाकिस्तान की साजिशों के बीच अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है। एक दिलचस्प जानकारी भी हम आपको चीन की डिप्लोमेसी यानी चीन की कूटनीति से जुड़ी हुई देते हैं। वहां का एक बड़ा प्रसिद्ध पशु है पांडा, जो चीन के चेंगडू में अधिकांश पाया जाता है, उस क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन किस तरीके से पांडा के जरिए वो डिप्लोमेसी करता है, देता तो अपने दोस्तों को पांडा भेंट स्वरूप है, दुश्मनों को नहीं देता, केवल दोस्तों को देता है, लेकिन उन दोस्तों से भी कैसे मोटी रकम वो वसूलता है। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। पांडा को देखते ही लोग खुश हो जाते हैं। ये इतने लुभावने होते हैं कि इनसे प्यार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पांडा को देखते ही चीन का ध्यान आता है। ये पांडा का ही कमाल है कि चीन इसके जरिए अपनी छवि सकारात्मक और दोस्ताने देश के रूप में पेश करना चाहता है। इस वजह से चीन ने इस प्यारे और भोले भाले जानवर को वर्षों से अपना मित्रता का दूत बनाया है। चीन अपने रिश्ते सुधारने के लिए इन्हीं पांडा को वर्षों से तोहफे के तौर पर दूसरे देशों को देता आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी भी नए पांडा को तुरंत चीन को लौटाना होता है। यही नहीं, पांडा के रहन सहन का सारा खर्च भी उस देश को उठाना पड़ता है जिसे चीन ये पांडा देता है, और उसे इसकी फीस भी भरनी होती है। वर्षों से चीन की पांडा कूटनीति इसी तरह से चल रही है, जिसका घर चीन का
चेंगडू पार्क है। चाइना के चेंगडू स्थित पैंडा पार्क में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर 3 पैंडा पार्क्स हैं जो यहाँ पर इनफैक्ट आप कहीं भी देखेंगे तो आपको केवल पैंडा ही पैंडा नज़र आएगा, चाहे बिलबोर्ड्स हों, चाहे की चेन्स हों, चाहे छाते हों, हर जगह आपको केवल पैंडा ही पैंडा बने नज़र आएंगे। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सा ये जानवर है पैंडा, क्योंकि चीन के डिप्लोमेसी में भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। बरसात काफ़ी हो रही है, लेकिन हमें बताया गया है कि पैंडाज को बारिश बहुत पसंद है। तो चेंगडू के इस पैंडा पार्क में आज हम आपको उस पैंडा डिप्लोमेसी, पैंडा के ज़रिए होने वाली कमाई और पैंडा रखने में कितना भारी भरकम खर्च आता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सद्भावना के संकेत के रूप में इस्तेमाल होते विशाल पांडा का इस्तेमाल चीन के बारे में काफी कुछ बताता है। चीन को जब किसी से दोस्ती गांठनी होती है या उसका एहसास करवाना होता है तो उसकी तरफ से पांडा भेंट की तरह दिया जाता है। ये है युआन रन, 2012 में इसका जन्म हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कितनी मस्ती में ये जायंट पैंडा जो है यहाँ अपना बैम्बू लीव्स खाता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल इनकी ज़िंदगी होती बड़ी ऐशो आराम वाली है, क्योंकि सब ख्याल भी रखते हैं और इनके केवल इनका स्टेपल डाइट नहीं बल्कि इनके जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आप बैम्बू शूट्स, बैम्बू लीव्स खाते हुए इस 12 साल के पैंडा को देख रहे हैं, 15 साल पर एक फुली ग्रोन ये हो जाते हैं। जो वाइल्ड में रहते हैं तो उनकी उम्र थोड़ी कम हो सकती है, पर कैप्टिविटी में अगर हैं जैसे इस तरीके से यहाँ पर हैं इस पैंडा पार्क में, तो इनकी उम्र ज़्यादा होती है। इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बावजूद पांडा की संख्या घट रही है। यही वजह है कि साल 1984 के बाद से चीन ने इन्हें उपहार में देना बंद कर दिया। इसकी जगह चीन पांडा को विदेशी चिड़ियाघरों को उधार के रूप में देने लगा। अक्सर पांडा के जोड़े 10 वर्षों के लिए दिए जाते हैं और इसका सालाना शुल्क $1 मिलियन तक होता है, यानी 8.5 करोड़ रुपए तक। हालांकि चिड़ियाघरों के लिए पांडा को रखना महंगा हो सकता है, लेकिन वो मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं और आमदनी के लिए सहायक। कर्ज समझौते की समाप्ति के बाद पांडा आमतौर पर दक्षिण पश्चिम चीन में अपने घर लौट जाते हैं। ये पैंडा आपको यहाँ पर अपने एनक्लोजर में, जिसे उसका विला कहा जाता है, उसमें नज़र आ रहा है। इस तरीके के यहाँ पर 4 हैं, एक माँ है, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और उनके आकार से ही आप दरअसल समझ सकते हैं कि उनकी आयु कितनी होगी। 200 ग्राम के पैदा होते हैं, लेकिन बड़े होते होते वो 100 किलो को पार कर जाते हैं, लगभग 120 किलो तक पहुँचते हैं। तो पांडा दुनिया में कहीं भी पैदा हो उसे चीन को लौटाना पड़ता है। जितने दिन पांडा रहता है उसका खर्च उठाना होता है, उसे रखने की सालाना फीस भी देनी पड़ती है। तो ये एक विला है, जो पैंडा विला जिस तरीके का दिखता है। 4 जायंट पैंडा इस समय इसके भीतर हैं और सारे लोग बाहर से एक झलक उनकी देख लेना चाहते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा उमस बढ़ रही है, इसीलिए ये सब यहाँ पर अपने विला के भीतर आ चुके हैं। 1949 में अपनी स्थापना के बाद से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पांडा कूटनीति का उपयोग किया। या तो सद्भावना पशु राजदूत के रूप में विदेशी चिड़ियाघरों को पांडा उपहार में देकर या फिर उधार देकर। इस तरह से ये प्यारा लेकिन भारी भरकम जानवर चीन के बारे में काफी कुछ बताता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सबसे बड़े नेता ने दोस्ती बढ़ाने के लिए सबसे पहले रूस को पैंडा दिए थे। रूस और चीन के बीच रिश्तों में खूब उतार चढ़ाव आया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। रूस को लेकर चीन ने आज 2 टूक कहा कि वो अपने दोस्त को हारते हुए नहीं देखना चाहता। चीन कहीं न कहीं रूस की इस युद्ध में मदद कर रहा है, जिसके दम पर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ न सिर्फ जमे हुए हैं बल्कि उस पर भारी पड़ने लगे। पुतिन ने जिस हल्के फुल्के अंदाज में ये बातें कही, तब कोई नहीं जानता था कि उनके दिमाग में कितनी खतरनाक योजना चल रही है। प्लानिंग यूक्रेन को सजा देने की। यूक्रेन ने रूसी नौसेना के उप प्रमुख मेजर जनरल मिखाइल गोटकोव को मारकर पुतिन को बड़ा झटका देने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर 550 से ज्यादा ड्रोन से हमला करके बता दिया कि वो रुकने वाले नहीं। ये साफ साफ संदेश रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जेलेंस्की को दिया गया कि युद्ध के इतने साल बाद भी यूरोप और नाटो की यूक्रेन को मदद मिलने के बावजूद रूस को हराना दूर की कौड़ी है। यूक्रेन की राजधानी की ऐसी हालत
युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार लोगों ने देखी। कीव में हर तरफ आग और धुआं देखा गया। रात भर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। इमारतें तबाह देखी गईं। अब रूस के ड्रोन हमले की करीब से यह तस्वीर देखिए, जिसमें एक ड्रोन हमले से इमारत में आग लग गई। कीव के लोगों को रात में ही पुतिन के गुस्से का अंदाजा हो चुका था, लेकिन सुबह होते ही लोगों को समझ में आ गया कि अब तक का सबसे बड़ा हमला था। लोगों ने खुद बताया कि तबाही का ऐसा मंजर इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। रिहायशी इमारतें, स्कूल, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, ऐसी कोई अहम इमारत नहीं दिखी जो जमींदोज ना हो गई हो। कीव में रूस के हमले के बाद चारों तरफ धुआं नजर आया। इमारतों से निकलते इस धुएं ने गवाही दी कि तबाही कितनी बड़ी है। यूक्रेन पर पुतिन का यह कहर उनके एक जनरल की हत्या के बाद टूटा, जिसके कुछ ही घंटों बाद पुतिन ने कीव की ईंट से ईंट बजा दी। ये हमले सिर्फ कीव तक सीमित नहीं थे। ये देखिए, गुरुवार रात को रूस ने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। कीव पर इस बड़े हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी तरफ से यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों, सैन्य हवाई क्षेत्र और तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में उसकी तरफ से लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया गया। इसके अलावा रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में प्रेडटेकिन पर कब्जा कर लिया। पिछले महीने जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के अंदर बड़े ड्रोन हमले को अंजाम देकर पुतिन को चौंकाया, उससे लगा कि युद्ध में रूस कमजोर पड़ रहा है। लेकिन पुतिन की तरफ से लगातार हो रहे हमलों ने बता दिया कि पुतिन न तो थके हैं, न रुकने का नाम उनके किसी प्लान में है। वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, भले ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। तो पुतिन ट्रंप की भी सुनने को तैयार नहीं। रूस के राष्ट्रपति की ओर से साफ शब्दों में तय कर दिया गया है कि यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक रूस रुकेगा नहीं। पुतिन ने एक बार फिर शांति के लिए अपनी शर्तें दोहरा दी, याद दिला दिया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का विचार छोड़ना होगा। उसे इलाके में रूस के दबदबे को स्वीकार करना ही होगा। जेलेंस्की की मुश्किल यह है कि उनके देश को लड़ने के लिए हथियार नहीं मिल रहे, जिसने पुतिन का काम आसान बना दिया, जबकि यूक्रेन की तरफ से लगातार अमेरिका से हथियारों की गुहार लगाई जा रही है। साल 2022 से शुरू हुई यह जंग कई पड़ाव देख चुकी है, लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो पुतिन का हौसला है, जिसे हिलाने में अमेरिका, नाटो और यूक्रेन अब तक नाकाम रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत इसीलिए हुई है कि रूस की तरफ से भीषण हमले ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। यूक्रेन और अमेरिका के बीच, यानी कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हुई है। जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं रूस के, उसके मद्देनजर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ये बातचीत। और अब खबर मणिपुर से, जहां पर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इसकी पूरी डिटेल्स भी सामने आई है। ये बड़ी खबर हम आपको अब बता देते हैं, क्योंकि मणिपुर में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक, ये सब मिले हैं। छापेमारी वहां पर की गई थी, जिसके बाद भारी मात्रा में ये हथियार मिले हैं। AK सीरीज की 11 राइफलें मिली हैं, 21 इंसास राइफल्स मिले हैं, 26 सेल्फ लोडिंग राइफल्स मिले हैं और 2 स्नाइपर राइफल्स बरामद की गई हैं।